तो प्यारे बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है जूल थॉमसन इफेक्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ जो हमारी कहानी चल रही है जूल के प्रयोग, उसके अगला चरण है। हम लोगों ने इससे पहले वाले सेक्शन में देखा है, इससे पहले वाले लेक्चर में देखा है कि एक मिस्टर जूल थे और जूल ने एक प्रयोग किया था। जूल ने अपने प्रयोग में ये करके देखा कि भाई अगर हम गैस को फ्री एक्सपैंड कराएं, तो अगर गैस के मॉलिक्यूलों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो जाहिर सी बात है एक्सपैंड करने के दौरान उनको कुछ काम करना पड़ेगा। एक्सपैंड करने का मतलब है इसे एक मॉलिक्यूल इतनी दूर था, हमने कहा इनके बीच में फोर्स एफ है, तो अगर ये एक्सपैंड करे गैस तो ये मॉलिक्यूल दूर जाएंगे। तो जो जब ये दूर जाएंगे, इतना ऊपर जाएगा ये मॉलिक्यूल, इतना ये जाएगा, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इनको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये वर्क डन कहाँ से आएगा? उसमें इसी फोर्स का इस्तेमाल होगा। अब जब ऐसा होगा तो इसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी कुछ मात्रा तो वर्क करने में खर्च हो जा रही है, और एनर्जी के साथ जुड़ा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर ये फोर्स है तो इसका मतलब है एक्सपेंशन होने पर टेम्परेचर कम होना चाहिए। दिस वॉज द लॉजिक, जूल का लॉजिक था, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसा नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। उन्होंने कहा मेरे एक्सपेरिमेंट में कमी है, मुझे अपने एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहिए, और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ उन्होंने थॉमसन के साथ मिलकर के ये जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें एक खास तरह का इफेक्ट हमको दिखाई पड़ा जिसको हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जूल वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द फ्री एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट, एंड ही फेल्ट दैट ड्यू टू द लार्ज कैपेसिटी ऑफ द कॉपर वेसल वाटर बाथ ही वॉज अनेबल टू डिटेक्ट एनी स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द गैस एक्सपेंशन। यानी उनका, जूल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं है, हम ये ना माने कि फोर्स नहीं है इसलिए इस वजह से टेम्परेचर में कमी नहीं हुई। टेम्परेचर में जो कमी हुई, लेकिन चूंकि हीट कैपेसिटी जो कॉपर के जो बड़े बड़े बर्तन रखे थे उसके अंदर, उनकी जो पानी का टब था उसकी, इनकी वजह से टेम्परेचर थर्मामीटर में रिकॉर्ड नहीं हुआ, और थर्मामीटर भी उतने अच्छे नहीं थे। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि सो विद द कोलेबोरेशन विद द लॉर्ड कैल्विन, जिनका शुरुआती नाम थॉमसन था, उनको पदवी दी गई थी लॉर्ड कैल्विन की। तो थॉमसन के साथ मिल करके जूल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है भौतिकी के इतिहास का, फिजिक्स के इतिहास का, जिसको कहा जाता है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इसमें एक खास तरह का गुण दिख के आया, और उन गुणों को ही लेकर के जूल थॉमसन इफेक्ट बनाया गया। तो आप इस समय गवाह हो रहे हैं भौतिकी के इतिहास के या विज्ञान के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग के। आज की डेट में इस प्रयोग का, इस इफेक्ट का रोल स्पेस एक्सप्लोरेशन से लेकर के आपके घरों में जो एसी, फ्रिज, ये जो भी कूलेंट इस्तेमाल होते हैं जहाँ ठंडक की जाती है, जो स्टेडियम होते हैं जो जिसमें आइस हॉकी खेली जाती है, उसमें जो होता है, ये बड़े बड़े जो क्रायोजेनिक सिस्टम बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी इन इन इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी इस तरह के पंप बनाए जाते हैं, उसमें भी जूल थॉमसन इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये प्रयोग आज के डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। देखिए 1853 में जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था 1853 में। यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रियल गैस कंडीशन, जूल एंड थॉमसन परफॉर्म्ड अ वेरी एक्यूरेट एंड सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट। कोई भी प्रयोग जब होता है तो आपको उसका मकसद मालूम होना चाहिए, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं जिसके बारे में वॉन डेर वाल ने बात की थी, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इस्टेब्लिश करना। इवन वॉन डेर वाल ने भी तो उसको यूज किया था। इसके बारे में बात तो उससे पहले काइनेटिक थ्योरी में क्लाउसियस कह रहे थे, इवन मैक्सवेल कह रहे थे। तो कई लोग इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कह रहे थे, वॉन डेर वाल ने तो उसको यूज किया था। तो उन्होंने 1853 में बहुत ही सेंसिटिव और बड़ा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट किया, एंड कॉल द जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसको। और साथ ही साथ उसको पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट भी किया कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक पोरस प्लग इस्तेमाल हुआ था। यहाँ प्लग का मतलब होता है एक हिस्सा, एक कोई हिस्सा जिसको कि हम इंसर्ट कर, जैसे प्लग कहते हो ना, जैसे स्विच कहते हो, आप कहते हो कि भाई टेबल फैन का प्लग इंसर्ट कर दो, या प्रेस का प्लग इंसर्ट कर दो, मिक्सर का प्लग इंसर्ट कर दो। तो प्लग वो जो इंसर्ट हो सकता है, और पोरस का मतलब होता है जिसमें छेद हों, जिसमें छोटे छोटे बारीक बारीक छेद हों, उनको हम पोरस कहते हैं, पोरस मीडियम।
जैसे झीना झीना कपड़ा, मखमल कपड़ा जैसा होता है, पोरस होता है, या जैसे मिट्टी होती है तो आपका मटका होता है पोरस होता है, तभी उसके पानी ठंडा होता है। तो उन्होंने पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट किया। अब आप लेफ्ट में देखें, यहाँ पर ये सालफोर्ड बर्वले न्यू बर्ली स्ट्रीट का एक मतलब ये एक पुरानी पिक्चर है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये एक पुरानी पिक्चर है और ओरिजिनल पिक्चर है, जो कि एक्चुअल में जब जूल थॉमसन ने किया था तो वो है। आज जिस घर में किया था, आपको इंटरनेट पे उस घर की तस्वीरें मिल जाएंगी। बड़ा मल्टी स्टोरी 2-3 स्टोरी का एक पूरा बंगला था उनका, जो कि आज तो यूनिवर्सिटी के पास है और बड़ा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट की तरह से है। तो वहाँ उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट सजाया था। देखो यहाँ एक पिस्टन है, यहाँ ये पोरस प्लग है, उसके बाद ये सारे अरेंजमेंट हैं कूलिंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए, टेम्परेचर वगैरह यहाँ पर नापा गया था, और इनको हवा में टांगने के लिए चेन सिस्टम था ये पूरा। और ये देखो यहाँ से पूरा पाइप वगैरह के थ्रू सब जा रहा है। ये जो पूरा सिस्टम था, ये वाटर बाथ है, जो पूरा सिस्टम था, ये एक डबल डेकर लंदन में जो उस समय बस चलती थी, या आज भी जो बसें चलती स्टैंडर्ड साइज की है, ये उस बस के साइज का था। यानी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो पूरा सेटअप बनाया गया था वो इतना बड़ा था जितना बड़ी एक बस होती, एक बस के साइज का पूरा सेटअप बनाया गया था। आज की डेट में उसका एक सिमेटिक डायग्राम है, मतलब एक सिंपल डायग्राम है जो आपको समझने लायक हम बता सकते हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है। आप देखें यहाँ पर ये पिस्टन है, ये पिस्टन वाला हिस्सा जो यहाँ पे दिख रहा है। पिस्टन के बाद से यहाँ से देखो एक पूरी पाइप गई है वाटर बाथ से होती हुई। तो इस तरह से एक पाइप गई है जो वाटर बाथ से होकर के जा रही है। ठीक है, ये पाइप जो है, ये पूरा पाइप फिर आ करके एक पोरस प्लग से जुड़ रही है। तो ये पोरस प्लग से जुड़ रही है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ एक पोरस प्लग है। पोरस प्लग क्या होता है इसको हम लोग बात करेंगे आगे। तो आपके पास एक पिस्टन है, पिस्टन से आपका यहाँ से पिस्टन से आप प्रेस करते हो गैस को, गैस इस रास्ते से होते हुए जाती है, पानी से होती ठंडी होती जाती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, और फिर यहाँ से होते हुए ये पोरस प्लग को निकलती है। पोरस प्लग को ऐसा बनाया गया तो यहाँ से गैस जो है आगे छन करके बाहर जाती है, और फिर एक पिस्टन पे एक बाउंड मीडियम में जाती है, जहाँ पर उसका टेम्परेचर भी नोट कर लिया जाता है, और जहाँ उसका प्रेशर जो है वो P2 भी नोट कर लिया जाता है। तो इस तरह से गैस को हम एक पानी की बात से गुजारते हुए एक पोरस प्लग से गुजारते हैं, और फिर आगे हम उसका प्रेशर और टेम्परेचर नोट करते हैं। ये हमारा फिगर है। तो यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इसका क्या है, इसका मूल सिद्धांत जो है वो ये है कि व्हेन अ गैस इज फोर्स्ड टू पास फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर वाया पोरस प्लग, द टेम्परेचर ऑफ गैस चेंजेस। मतलब इस पूरी प्रोसेस में जब ये पूरा प्रोसेस होता है, कहीं हाई प्रेशर रीजन से किसी लो प्रेशर रीजन में जाती है गैस, तो उसके तापमान में बदलाव हो जाता है। यही इसका सिद्धांत है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द जूल थॉमसन इफेक्ट। सवाल होता है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो उसको समझाने के लिए हम काइनेटिक थ्योरी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स की प्रेजेंस, इन सब का यूज करके आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी प्रयोग क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, किया क्या था उन दोनों महानुभावों ने, हम उसकी बात कर रहे हैं। The magnitude of the change in the temperature depends upon the difference of pressure on both sides of the porous plug। तो यहाँ पर जैसे ये हिस्सा क्या कह रहा है, ये हिस्सा कह रहा है कि अगर पास फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब गैस को फ्लो कराया जाता है तो टेम्परेचर में चेंज होता है। यहाँ पर कह रही है लाइन, जो मैग्नीट्यूड है, इस चेंज की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर। तो जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा तापमान का बदलाव भी होगा। तो यहाँ पर एक अब हम लॉ निकाल के ले आते हैं, द चेंज इन द टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, द चेंज इन द टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन द प्रेशर इज कॉल्ड डिफरेंशियल जूल थॉमसन इफेक्ट। तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो यूनिट प्रेशर का अप्लाई करने पर कितना टेम्परेचर का चेंज होता है, उसकी वैल्यू के बेस पर हम डिफरेंशियल जूल थॉमसन इफेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। डिफरेंशियल जूल थॉमसन इफेक्ट को यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जूल थॉमसन इफेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए कोफिशिएंट का इस्तेमाल होता है म्यू। म्यू बराबर होता है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट एच। अब भाई जो एच है एक नई क्वांटिटी यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जिसको कि नाम है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, change in temperature upon change in pressure at constant enthalpy, this is called the constant, Joule Thomson constant। डिफरेंशिएशन फॉर्म में लेंगे तो डेल्टा टी बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट एच इज म्यू एच। यहाँ एच इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इज कॉल्ड द एंथैल्पी।
H एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको एंथैल्पी कहते हैं, एंड दिस क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। H की महत्ता यह है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है गैस का, प्रेशर तो चेंज हो ही रहा है। तो अगर तीन क्वांटिटी चेंज हो रही हैं तो क्या है जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट चीज का नाम है एंथैल्पी। तो एक तरह से आप इसको सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो कि एंथैल्पी वो प्रोसेस होता है जो जूल थॉमसन इफेक्ट प्रक्रिया के दौरान कांस्टेंट रहती है। मतलब तापमान बदल रहा है, प्रेशर बदल रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज फिर भी ऐसी है जो एंथैल्पी जो कांस्टेंट है। तो इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि भाई जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो ये कौन सी क्वांटिटी ऐसी बची रह गई जो कि कांस्टेंट है, तो इसको हमें समझना होगा। चलिए आगे हम करते हैं। तो इस फिगर के बारे में तो आप जानते ही हो पहले से, फिगर नंबर 1 है जो मैंने इससे पहले आपको बताया है। अब देखो इसके बारे में क्या लिखा है। अब फिगर ऊपर जो दिया गया फिगर है वो हमें क्या बता रहा है। अब फिगर रिप्रेजेंटेड अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक सिमेट्रिक डायग्राम है। एक पोरस प्लग इज कंसिस्ट ऑफ द कंप्रेस्ड मटेरियल लाइक सिल्क, फाइबर, वुल, ईटीसी एंड प्लेस्ड बिटवीन द टू परफोरेटेड मेटल प्लेट। अब जरा समझो पोरस प्लग कैसे बनाया गया। पोरस प्लग बनाने के लिए भैया क्या किया गया, सबसे पहले तो दो लोहे की पीतल की प्लेटें ले ली गई जिसमें बहुत सारे छेद, जैसे आप आटा चालने के लिए चलनी इस्तेमाल करते हो ना, उस तरह के दो मेटेलिक प्लेट ले ली गई। जैसे ये मेटेलिक प्लेट है, दो मेटेलिक प्लेट ले ली गई, इसमें भी छेद थे, तो दोनों प्लेटों में पूरा छेद था, इसलिए इसको कहते हैं परफोरेटेड, मतलब छिद्रयुक्त थे, बहुत सारे छिद्र यहाँ पर इसमें थे। उसके बाद जो इसके बीच की जगह हुई, इसके बीच की जगह में एक मखमल का कपड़ा थैली बना ली गई। इसके बीच की जगह में एक मखमल के कपड़े की थैली बना ली गई और उसके अंदर कपास है, जैसे उसके अंदर कपास भर दिया गया, रुई भर दी गई, उसके अंदर जूट भर दिया गया, उसके अंदर और नारियल के छिलके जो होते हैं, नारियल के खोल का जो छिलका होता है वो भर दिया गया। इस तरह से रेसेदार जो जितने भी रेसे वाले फाइबर वाले जो पदार्थ होते हैं उनको उस कपड़े में ठूस ठूस के भर दिया गया और फिर उस पूरे थैली को इस तरह से दो मेटल की प्लेटों के बीच में रख करके बढ़िया चारों तरफ से अच्छे से पैक कर दिया गया, ऐसा कि एक तरफ से हवा भेजी जाए और दूसरी तरफ से हवा निकल जाए। मतलब चूंकि रेसे हैं अंदर भी तो रोकेंगे तो है नहीं, लेकिन प्रेशर डालोगे, अगर यहाँ से तुम ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो इन छेदों से होती हुई हवा दूसरी तरफ फ्लो करके चली जाएगी, प्रेशर चेंज हो जाएगा। यहाँ प्रेशर P2 है, पहले प्रेशर P1 था, वो तो ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि हवा से होते हुए आपका इस छेदों से होती हुई हवा दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। तो प्यारे यही लिखा है यहाँ पर, आपने यही पर यहाँ पर लिखा हुआ देखा है कि परफोरेटेड मेटल प्लेट के बीच में ये सिल्क, फाइबर, वुल, रुई, ऊन, फाइबर, ये सबको मिला के बनाया जाता है। दिस प्लग इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसके बीच में ये आपका प्लेट रखा हुआ है, अच्छी बात है। सो द होल ट्यूब इज कवर्ड विद द इंसुलेटिंग मटेरियल। अब क्या हुआ, आप देखो अगल बगल जो मैंने रेड कलर का बनाया है, ये एक तरह से थर्माकोल से उसको ढक दिया गया ताकि बाहर से कहीं से इधर से अगर हीट आना चाहे तो हीट सिस्टम के अंदर ना आ पाए और ना ही इस सिस्टम से बाहर हीट जा पाए, इससे बाहर भी हीट ना जा पाए और सिस्टम के अंदर भी हीट ना आ पाए। इसे कहते हैं इंसुलेशन करना, इंसुलेट कर दिया गया। ठीक है, फिर आगे क्या बात हुई, आगे बात हुई ये हुई टू प्रिवेंट एनी हीट एक्सचेंज, इंसुलेटिंग मटेरियल जोड़ दिया गया ताकि कोई और हीट का एक्सचेंज ना हो विद द सराउंडिंग। So the gas is subjected to constant high pressure at one side of the plug and forced to seep through the plug to the other side where constant pressure is maintained। कहने का मतलब ये है कि जब ऐसा किया गया तो एक तरफ से लगातार प्रेशर अप्लाई हो रहा था, इस प्रेशर के से गैस यहाँ से गई और फिर इन छेदों से वो पार करके जैसे जैसे इनसे रिस के चली गई, इनसे इनसे इनके बीच से गुजरती हुई चली गई। जैसे सीलन होती ना, तो सीलन में क्या होता है, ईंट को पार करके पानी दीवार के प्लास्टर तक पहुंच जाता है, तो आप कहते हो तो गीली गीली दीवार दिख रही, सीपेज हो गया, सीलन हो गई। तो वैसे ही यहाँ भी रिसती हुई, खिसकती हुई इन रेसों के बीच से निकलती हुई गैस दूसरी तरफ पहुंच जाती है जहाँ का प्रेशर आपने मेंटेन कर रखा है। इस प्रोसेस को जहाँ प्रेशर लगा करके एक तरफ से गैस को दूसरे प्रेशर रीजन में भेजा जाता है, इसे कहा जाता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। याद रखना, इसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। अब सवाल हमसे कुछ पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हम लोग पहुंच रहे हैं। सवाल पूछा जाता है कि शो दैट इन द जूल थॉमसन इफेक्ट द एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। ये एक चीज पूछी गई, बहुत अच्छी चीज पूछी गई, इसमें बहुत अच्छा, ये मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे ही पूछा जाता है। दूसरा पूछते हैं कि शो दैट द जूल थॉमसन प्रोसेस या थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। देखो आइस वर्ड इस्तेमाल होता है सेम,
एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी तो सेम एंथैल्पी, यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस जब पोरस प्लग में नहीं गई थी तो उस समय सिस्टम की एंथैल्पी, और जब गैस पोरस प्लग से आगे बढ़ गई उस समय जो सिस्टम की एंथैल्पी है वो बराबर होती है। इस चीज़ को प्रूफ करना है, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस जिस पूरी प्रक्रिया के दौरान एंथैल्पी सिस्टम की चेंज ना हो, उसको हम नाम देते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। कैसे प्रूफ करना है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस हिस्से में ये एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास ये इंसुलेटिंग दीवारें हैं। ये डायग्राम केवल उस हिस्से का है जिसको मैं अभी आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आप देखो ये जो पूरा हिस्सा है जिसको मैं ये कलर कर रहा हूँ, सिर्फ इस हिस्से का मैंने वहाँ पे डायग्राम बनाया, सिर्फ इस हिस्से का डायग्राम बना है जहाँ एक पोरस प्लग है और उसके चारों तरफ इंसुलेटिंग दीवारें हैं। सिर्फ उतने हिस्से का हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से आप एक पिस्टन प्रेस कर रहे हो और इधर से आप दूसरे पिस्टन को दूसरी तरफ खींच रहे हो। मतलब आपको एक हाथ से इधर एक हाथ से आपको प्रेस करना है और इधर आपको इसको पकड़ करके दूसरे हाथ से इसको खींचना है, ताकि गैस जब यहाँ से होते हुए इस पोरस प्लग को पार करके दूसरे हिस्से में जाए तो उसको पिस्टन को ढकेलना ना पड़े, तो कोई एक्स्ट्रा वर्क डन ढकेलने में ना इस्तेमाल हो, बल्कि यहाँ जो लो प्रेशर का रीजन है उसमें जाके गैस ऑक्यूपाई कर ले। ये समझिएगा। तो प्रेशर को हम क्यों करते हैं, ताकि लो प्रेशर मेंटेन रखे, और यहाँ पर प्रेशर को हम क्यों पुश करते हैं, ताकि हाई प्रेशर यहाँ पर बन जाए। तो ये ध्यान देने वाला है। इसको इस 2 वाले पिस्टन को खींचते हैं और इस 1 वाले पिस्टन को हम ढकेलते हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है गिवन फिगर रिप्रेजेंटिंग द पोरस प्लग कंडीशन इन द जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही बात है। पहला पॉइंट देखो, हेयर द प्रेशर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द पोरस प्लग आर केप्ट कांस्टेंट, हाई और लो। मतलब एक तरफ हम केप्ट करते हैं, हम रखते हैं, हम एक तरफ प्रेशर लगा के और दूसरी तरफ पिस्टन को खींच करके धीरे धीरे कांस्टेंट रेट से एक तरफ हाई प्रेशर और एक तरफ लो प्रेशर मेंटेन करते हैं। केप्ट मूविंग पिस्टन एट द अप्रोप्रिएट रेट, पर्याप्त रफ्तार के साथ अगर हम इन दोनों पिस्टन को आगे खिसका दबाएं और खींचें तो वहां पर एक हाई और लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमको बच्चों ये कहता है कि द एक्सपेंशन टेक प्लेस फ्रॉम अ कांस्टेंट हाई प्रेशर P1 टू अ कांस्टेंट लो प्रेशर P2। आप डायग्राम में P1 की वैल्यू भी देख रहे हो, P2 की वैल्यू देख रहे हो। तो कांस्टेंट P1 हाई प्रेशर है, कांस्टेंट P2 लो प्रेशर है। तो एक्सपेंशन कहाँ से हो रहा है, P1 से P2 की तरफ हो रहा है। लेट द टेम्परेचर ऑफ बोथ साइड भी T1 एंड T2। मान लो यहाँ पर थर्मोमीटर लगे हैं जिससे टेम्परेचर T1 T2 निकाल है। एक्चुअली थर्मोकपल लगाए जाते हैं, बट हम मान लें कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को नोट कर रहा है। Due to decrease in the pressure, the gas expands while it passes through a large number of long and narrow orifices in the plug। तो अब क्या होता है कि गैस, जैसे अब ये P2 वाला हिस्सा है, यहाँ तो एक्सपेंशन होगा, यहाँ लो प्रेशर है, तो इस लो प्रेशर में गैस आकर के एक्सपैंड कर जाती है। और आती कैसे है, वो जो पतले पतले रेसे हैं, ऊन के रेसे, जूट के रेसे, कपास के रेसे, इनसे गुजरती हुई बारीक बारीक छेदों से होती हुई लाइट जब एयर गैस जाती है तो वो P2 रीजन में फैल जाती है। इन दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर ग्रेजुअली पुल अपार्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब गैस जो है उन रेसों से गुजरती है तो रेसों की वजह से वो सारी जो गैस के मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। ये भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। इस तरह से भी हम गैस मॉलिक्यूल की बेस पे समझा सकते हैं। अब बात आती है भाई डेरिवेशन की। कैसे डेरिवेशन करोगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सिचुएशन देखते हैं। पहले सिचुएशन समझ लेते हैं। सिचुएशन समझो ऐसे कि ये पोरस प्लग है, ठीक है, वो रेसेदार है। एक हमने पिस्टन को बिल्कुल चिपका के रखा है, बिल्कुल चिपका के रखा है। दूसरे पिस्टन को हमने ऐसा दूर करके रखा है कि बीच में गैस भर जाए। जो येलो रीजन है यहाँ पर गैस भरी हुई है, तो एक पिस्टन को थोड़ा पीछे रखा है ताकि गैस भरी रहे, दूसरे को चिपका के रखा है। तो वॉल्यूम 0, प्रेशर 0, सब कुछ 0 है। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे बच्चा हम इसमें करेंगे कि इसको हम हाथ से खींचना शुरू करेंगे पीछे की तरफ, और इस वाले पिस्टन को हम प्रेस करना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला, आप देखो फिगर नंबर 2 में देखो, जो पिस्टन नंबर 1 था वो पूरा चिपक गया पोरस प्लग से, और पिस्टन नंबर 2 जो है वो आपका इस तरह से दूर चला गया। तो सारी गैस जो लेफ्ट डायरेक्शन में थी, अब वो सारी की सारी गैस जो है कहाँ पहुंच गई, राइट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पर सारी गैस आ गई। तो जो गैस पहले यहाँ थी P1 V1 T1 वाली, अब वो यहाँ पे P2 V2 T2 आ गई
और जबकि आपका इसको चिपका दिया गया है तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम सब अलग हो चुका है। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रात के समय भी यहाँ पर कुत्ता राज पूरा फैला हुआ है। दिस इज नेशनल प्रॉब्लम यू कैन से। सुप्रीम कोर्ट तक को इसमें देना पड़ रहा है कि भाई इस तरह से क्यों कर रहे हो। चलो खैर, तो इस तरह से ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस P1, V1, T1 आर द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट द लेफ्ट साइड। जैसा मैंने बताया लेफ्ट साइड में था इनिशियल कंडीशन ऑफ द प्लग, ठीक है। व्हेन द गैस पासेस बाय अ प्लग राइट साइड द प्रेशर बिकम P2, P2 P1 से कम होगा, टेम्परेचर T2 and volume V2. So the initial energy of gas, initial energy of the internal energy, the initial internal energy of the gas, यहाँ पे एक वर्ड मुझे मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, the initial internal energy of gas and after throttling process are U1 and U2. अब हम कहेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस पहले होने से जो पहले इंटरनल एनर्जी थी वो U1 थी और होने के बाद जो एनर्जी है U2 है। अब बताओ U1 ज़्यादा होगी कि U2? जरा एक लॉजिक समझो। पहले जब गैस की एनर्जी थी वो थी U1 इंटरनल एनर्जी, इसकी अपनी खुद की ऊर्जा। लेकिन जब पोरस प्लग से गुजरी है गैस तो एक दूर हो गए ना गैस मॉलिक्यूल, रेसों से लड़ते हुए बाहर निकले, तो अब इंटरनल एनर्जी U2 हो गई। तो जाहिर सी बात है U2 जो होगी वो पहले से कम हो चुकी होगी क्योंकि गैस ने उस पोरस प्लग से गुजरते हुए कुछ काम किया है। तो यहाँ आपके पास दो एनर्जी है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर, अब जरा हम अपनी बेसिक फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, फिगर 1 में जब पिस्टन मूव करता है तो वर्क डन बाय द गैस ऑन पिस्टन 1। भाई आपने जब पिस्टन को प्रेस किया तो गैस ने उस प्रेस करने का विरोध तो किया होगा ना यहाँ पर। अब आप देखो यहाँ पर, इसको मैं जरा साफ कर देता हूँ इस हिस्से को। इस हिस्से में क्या हुआ, जब आपने अचानक से इस पिस्टन को दबाना शुरू किया तो गैस मॉलिक्यूल भी तो यहाँ पर एक तरह से दबाव लगाएगा, जो कि जब इलाका छोटा हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, टेम्परेचर आपका टक्करें बढ़ने शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से गैस वर्क इज डन बाय द गैस, तो ये आपने लिखा है कि नाउ इन दिस कंडीशन द वर्क इज डन बाय द गैस ऑन पिस्टन 1। तो कितना हो गया, W बराबर हो गया P1 V1। W1 यानी कि पिस्टन नंबर 1 वाले हिस्से में गैस ने कितना काम किया, P1 V1। अब आगे क्या कह रहे हो, जैसे ही आपका गैस राइट साइड से मूव करता है तो वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि अब ऐसे रीजन में पहुंची। अब देखो यहाँ पर जरा समझो, ध्यान, ये महत्वपूर्ण है। तो जब गैस यहाँ पहुंची तो ऐसा तो था नहीं कि यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ जगह थी। अब गैस यहाँ पर एक्सपैंड कर रही है। अब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। जब दूर दूर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात वो ऊर्जा और खर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि खाली जगह वहाँ दूर दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस आपका हो जाएगा ये, एज द गैस मूव टू द राइट साइड द वर्क डन बाय द गैस ऑन पिस्टन 2 कितना हो जाएगा, W2 P2 V2। तो इस तरह से आपके पास नेट वर्क डन कितना हुआ, W1 माइनस W2 माइनस W1 बराबर P2 V2 P1 V1। अच्छा, अब क्या हुआ, एडियाबैटिक कंडीशन में, एडियाबैटिक कंडीशन मतलब है कि हम कोई भी हीट को एक्सचेंज नहीं होने दे रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि जहां हमारा पोरस प्लग था वहां सिस्टम से हीट कोई बाहर गई और या कोई हीट अंदर आई। क्यों, क्योंकि आप देखो डायग्राम के अंदर आप देखो तो आपने यहाँ पर इंसुलेटिंग वॉल का इस्तेमाल कर रखा है। ये इंसुलेटिंग वॉल जो होती हैं ये अंदर से हीट, बाहर से हीट ना अंदर आने देती हैं और ना अंदर की हीट बाहर जाने देती हैं। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें dQ0 होता है। और इस केस में क्या होगा कि जितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, सो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। जितना भी वर्क डन गैस ने किया है वो उसकी इंटरनल एनर्जी के बदलाव के बराबर है। बिल्कुल वैसे जैसे कोरोना टाइम में था। कोरोना टाइम में क्या था कि हर इंसान की आमदनी बंद हो गई, मान लो बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति रोज खाना खा रहा है। रोजमर्रा जिंदगी में क्या होता था, मान लो रोज के 3,000 रुपये कमाता है, 2,000 खाना खा लेता है, ठीक है, 1,000 रुपये उसकी सेविंग है। लेकिन कोरोना टाइम में जब उसने बाहर से कमाई बंद हो गई लेकिन फिर भी वो खाना खा रहा है, क्यों, क्योंकि उसने जितना सेविंग किए थी पहले कमाई में, जो हर रोज 1,000 रुपये बचा रहा था, वो सेविंग थी उसकी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी थी। भाई जो पैसा उसके पास सेव था उसकी इंटरनल एनर्जी थी। उसी इंटरनल एनर्जी का वो इस्तेमाल कर रहा है और अभी भी अपनी मेंटेन करे लाइफ स्टाइल, अभी भी 2,000 रुपये खा रहा है, भले उसकी कमाई कुछ नहीं है। तो वो इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल है। तो यहाँ पर वही है,
वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द चेंज इन इस इंटरनल एनर्जी, क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन होने की वजह से बाहर से कोई भी आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। तो आपने लिखा W2 माइनस W1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। U1 क्यों लिखा है? क्योंकि U1 इंटरनल एनर्जी ज्यादा थी और U2 क्योंकि इंटरनल एनर्जी बाद में कम हो गई गैस फैलने की वजह से। अब आपको मालूम है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो P2 V2 के बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आपने U1 माइनस U2 बराबर P2 माइनस P1 लिखा। इनको जरा से एक्सचेंज करो भाई, थोड़ा सा अलजेब्रा आप करो, ये इधर जाएगा और ये बंदा इधर आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? U1 प्लस P1 V1, U2 प्लस P2 V2। अब जो ये U प्लस PV पूरा टर्म है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चा? इसको हम नाम दे रहे हैं एंथैल्पी। H इसको कहा जाएगा। तो H क्या है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम, दिस इज द एंथैल्पी। अब इसका आप कहोगे सर मालूम तो चल गया, चलो एंथैल्पी है, इसका मतलब क्या होता है? हम बिल्कुल बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स तो प्यारो, यही तो बात करनी है और यही मेरा मकसद भी है कि हम चीज़ों के मतलब को समझें। अभी आप कहोगे सर इंटरनल एनर्जी का मतलब तो बताया नहीं, बताएंगे। आपकी यूनिट ऐसी बनाई गई है कि पहले हम उसका इस्तेमाल करने वाली चीज़ें बता दें, रियल गैस, फिर आपको वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जिसमें वहाँ इंटरनल एनर्जी डिफाइन की गई थी उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम सिलेबस को आपकी यूनिट के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, ना कि इस हिसाब से कि कैसे दुनिया में ये पूरा सब्जेक्ट डेवलप हुआ था। तो उस हिसाब से आपको इंटरनल एनर्जी को हम यूज अभी कर रहे हैं, बताएंगे आगे कि मतलब क्या होता है। तो हाल फिलहाल क्या है, हमारे डेरिवेशन देखें, लेफ्ट साइड में H1 आ गया, राइट साइड में H2 आ गया, H1 माइनस H2 जीरो है, यानी डेल्टा H की वैल्यू जीरो हो गई। डेल्टा H का मतलब होता है चेंज इन H, चेंज इन H मतलब चेंज इन एंथैल्पी। तो इस तरह से हमने पाया कि जो पूरा थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है जिस तरह से बनाया गया है, उसमें ये इक्वेशन 4 हमको यही सजेस्ट करता है कि द क्वांटिटी U प्लस PV H रिमेन्स सेम इन द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। सो थ्रॉटलिंग प्रोसेस फॉर द गैस in the Joule-Thomson effect experiment is isenthalpic process। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट जो कि है वो कैसा प्रोसेस होता है? आइसेंथैल्पिक। आइस मतलब सेम, एंथैल्पी मतलब सेम। पूरे प्रोसेस के दौरान सिस्टम की एंथैल्पी सेम रहती है। यहाँ रुकते हैं। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और इसका फिजिकल रीजन हम लोग अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो आई एम जस्ट टर्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।